हाय वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फादिया अदरीस। सदर मुमलिकत ने सेनेट का इजलास कल तलब कर लिया है। कल के इजलास में 9 मुंतखब सेनेटर्स हल्फ उठाएंगे, जबकि चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट का भी इंतखाब होगा। तहरीक इंसाफ ने कल चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब का बायकॉट करने का फैसला कर लिया है। इंतखाब और साथ ही उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंतखाब को चैलेंज भी कर दिया है। तहरीक इंसाफ के 5 सेनेटर्स की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि आइन के मुताबिक सेनेट अरकान की तादाद 96 है, जिनमें से तमाम सूबों की यकसा नुमाइंदगी ज़रूरी है। सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा से 23 अरकान की तादाद पूरी नहीं हुई, इसलिए इलेक्शन मुलतवी किया जाए। तहरीक इंसाफ के इस वक्त बतौर जमात अंदरूनी इख्तलाफात भी नजर आ रहे हैं। पार्टी अरकान अब खुलकर पार्टी पॉलिसी पे भी तनकीद कर रहे हैं, एक दूसरे पे भी तनकीद कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शहरियार आफरीदी उन्होंने बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी है। उन्होंने मैसेज दिया है चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर को कि पूरी क़यादत को ये पैगाम देता हूँ कि कारकुनान को ऊपर लेकर आएं। लेट्स वॉच हिम। अभी हमारे अंदर कुछ आस्तीन के सांप है, मुनाफिक अंदर बैठे हैं। मैं खुल के बात करने वाला हूँ, मैं किसी शोकाज मुकाज से नहीं डरता। मैं आज अली अमीन खान से भी कह रहा हूँ, जिन्होंने खाट के कब्र में चुने गों पे आप फिर उनको गले लगा रहे हैं, हम उनको गले लगाने नहीं देंगे। तो आपस में बांट रहे हैं, ये बंटवारा नहीं चलेगा। हम मैं अभी तक खामोश हूँ, मुझे फटने पे मजबूर मत करे। ये किसी के बाप की पार्टी नहीं है। उस रब्बे सुल जलाल की कसम, इसने कहा कि मैं खटक नहीं हूँगा। जो खान के खिलाफ जाएगा मैं उसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट हूँगा। तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा शेर अफजल मरवत ने खुलकर शहरियार आफरीदी के मौक़िफ़ की तायद कर दी है। वी ऑलरेडी नो कि शेर अफजल मरवत को भी मुखालफत का सामना है, लेकिन वो शहरियार आफरीदी को सपोर्ट कर रहे हैं। लेट्स वॉच हिम। शहरियार आफरीदी साहब ने जो बात की है, जिस कैंडिडेट के लिए आवाज उठाई है, वो हम हर बार में तायीद करता हूँ। उसने दुरुस्त बात की है। वर्कर्स को सेनेट के इलेक्शन में जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं और खुर्रम ज़ीशान के लिए उन्होंने आवाज उठाई है, खुर्रम ज़ीशान का नाम ड्रॉप किया जाना यह खान के फैसले की तवीन है। इसी वजह से चेयरमैन तहरीक इंसाफ गौहर खान ने कहा है कि शहरियार आफरीदी हमारे लीडर हैं, उन्होंने जो बात करनी है वो पार्टी के अंदर रहकर करें। शहरियार अफरीदी साहब ने ज़रूर कहा, शहरियार अफरीदी हमारे बहुत अच्छे वर्कर हैं, हमारे पास उसका बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और उसने बड़ी कुर्बानियां दी है और उसने बड़े डटे रहे हैं। देखो, हम कोशिश सिर्फ ये कर रहे हैं कि पार्टी के दरमियान अगर आपने कोई बात करनी है तो पार्टी के प्लेटफॉर्म पे करें, आउटसाइड कहने की ज़रूरत नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखने का मामला अप्रैल के आखिरी हफ्ते फिर सुना जाएगा। 6 जजेस के अलावा दीगर कई जजेस को धमकी आमेज खतूत मौसूल हो रहे हैं और ये मामला संजीदा शक्ल इख्तियार कर चुका है। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा डॉक्टर बाबर अवान ने एक इंकशाफ किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। ज़रा देखिए। हर रंग की ब्यूरोक्रेसी की गिरेबान पे हाथ पड़ा है जब से ये हाई कोर्ट बना था। उस वक्त से इनके ऊपर एक चेक आ गया। खास तौर पे जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब की जजमेंट आई, उस जजमेंट के बाद इस हाई कोर्ट को खत्म करने की कोशिशें तेज कर दी गई। ये जो कुछ भी हो रहा है ये उसी साजिश के मुख्तलिफ हिस्से बखरे आपको सामने नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं ये बात रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि हम टूथ एंड नेल मजामत करें और तारीख साज मजामत करेंगे अगर किसी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत्म करने की कोशिश। इस्लामाबाद की सारी बारें और पूरे पाकिस्तान के वकला इस हाई कोर्ट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और जजेस हमारे हीरो हैं, हम उनका भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। डॉक्टर बाबर अवान हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। ये अगर हुकूमत के पास पार्लियामेंट में तो 2/3 अक्सरियत मौजूद है, अब अगर वो ये करना चाहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त्म करें, लीगली इज दैट पॉसिबल? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले बात यह है कि जो 2/3 अक्सरियत है हुकूमत के पास, मेरे ख्याल में नेशनल असम्बली में मौजूद नहीं है। जितनी वोटिंग पहले भी हुई है, बाकी जो स्पेशल सीट्स के ऊपर आए हैं लोग, उनका केस एक पेशावर हाई कोर्ट के सामने सब जुडिस है, वो अभी तय होना है। इसलिए ये प्रिज्यूम करना कि उनके पास कोई भारी अक्सरियत या 2/3 मेजॉरिटी जिसके ज़रिए से, क्योंकि आइन का आर्टिकल 238 और 239 ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट भी करने के लिए जो नेशनल असेंबली में या सेनेट में, एक में ट्रिगर होगा, वहां से पास करके दूसरे में जाएगा, दोनों हाउसेज ने अलग अलग उसको पास करना है। इसलिए जो कोशिश की जा रही है वो किसी तरीके से फर्जी, जिस तरह आपने देखा कि महीना 2 महीने गुजरने के बाद भी, हफ्ते कई गुजरने के बाद भी लोगों को डीसीट किया गया, वो उसी की कोशिश की तरफ
एक प्लान था, लंदन प्लान नंबर 2 उसको कह लें कि जी ऐसी अक्सरियत है जिससे 3 काम किए जा सकें। कुछ एक्सटेंशंस हैं, कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, और तीसरा जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से जो एक जजमेंट आई है बाबर सत्तार साहब की, उसमें मैं वकील था शानदाना की तरफ से, मैंने आर्गू किया। वो तकरीबन 2 महीने केस आर्गू होता रहा, और उसमें ये तय हो गया कि इस्लामाबाद के अंदर जब तक लेजिस्लेशन नहीं होती, जो गवर्नमेंट है वो फेडरल गवर्नमेंट तो हो सकती है, लेकिन ये कोई गवर्नमेंट नहीं है कि डिप्टी कमिश्नर गवर्नमेंट है या चीफ कमिश्नर गवर्नमेंट है। और उसी में फिर जो MPO का कानून था वो उसी जजमेंट में वो उड़ गया। तो जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं था तो उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के पास इख्तियारात होते थे, पिंडी बेंच होता था। अब तो जरा सी बात होती है, पहले 100 रुपये था, 500 कर दिया गया, लेकिन 500 1000 में लोग जाके अपने फंडामेंटल राइट्स के चेक के लिए पिटीशन फाइल कर सकते हैं। और बेशुमार ऐसे दूसरे लोग हैं जो दरखास्त देते हैं, जाके खुद खड़े हो जाते हैं, खुद भी आर्गू कर लेते हैं। इससे जो मैंने जो कहा, मैं उस पर कायम हूं कि हर रंग की ब्यूरोक्रेसी से तंग है और इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। अगर ख़त्म करने की कोशिश की गई तो ये फेडरेशन का एक यूनिट है, उसको तोड़ने के मुतरादिफ होगा। ICT को डोंट अंडरमाइन इट कि एक छोटा सा इलाका है, इसकी आबादी तकरीबन GB के बराबर है। इसकी जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत है वो आइन के आर्टिकल के मुताबिक वो एक सूबा अलहदा, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों इसको अलहदा से सूबा भी बनना है। इसलिए एक पहलू इसका ये हो गया। दूसरा ये कि लार्जर प्लान है। लार्जर प्लान ये है कि 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी छिड़ा जाएगा। मैं उन मीटिंगों का हिस्सा रहा हूं जिसमें कुछ लोग और कुछ महकमे और कुछ अफराद और कुछ इदारे इस बात पे बड़ा एतराज़ करते थे कि जी 18वीं आईनी तरमीम के जरिए से जो पाकिस्तान है वो प्रोविंशलाइज हो गया। ये एक टर्मिनोलॉजी अंदर बोली जाती रही है। उसको ब्रिज करने के लिए अब बहुत बड़े बड़े इदारे हैं जहाँ पे एक ही महकमे के लोग बिठाए जा रहे हैं और आपके सामने है वो सारा कुछ। तो ये उसका एक हिस्सा है जो इसका मैंने दूसरा पहलू आपके सामने रखा। और तीसरा पहलू ये है कि पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क बना दिया जाए जिसके अंदर कोई कॉन्स्टिट्यूशन कोहेरेंट लेजिस्लेशन ना रहे, जो काम करने की भी आपका दिल चाहे वो आप कर गुजरें। बाबर साहब, ये जो 18th अमेंडमेंट पे पहले बात कर लेते हैं, पॉइंट नंबर 2 जो आपने रेस किया, इस PTI नाउ अगेंस्ट के ख़त्म की जाए 18वीं तरमीम? देखें, PTI तो इस वक्त गवर्नमेंट में नहीं है। इट इज़ द गवर्नमेंट विच हैज़ टू सेट द एजेंडा। गवर्नमेंट भी नहीं है, गवर्नमेंट भी 15 लोगों की या 25 लोगों की या 17 लोगों की अक्सरियत वाले जो हैं वो तो अकलियत से भी बहुत नीचे गिरे हुए उनके नंबर्स हैं। इसलिए उनको खुद भी पता है कि वो गवर्नमेंट नहीं है और वो खुद कहते रहते हैं। जब उनको पिछली दफ़ा लाया गया था 20 महीने जिसमें पाकिस्तान को उन्होंने सत्यानाश करके सत्यानाश करने के लिए आप लाए गए, वो कहते थे हम तो नहीं आए जी, हमें तो बिठा दिया गया था, हम बड़े मजबूर हैं। तो वही मजबूर खान जो पहले था वो मजबूर, अब उसने नाम अपना और बदल लिया होगा, वो उससे बड़ा मजबूर हो गया होगा। तो इसलिए ये जो मजबूरी है इनकी, उसमें इनके पास कोई इख्तियार नहीं है। ये पाकिस्तान को चलाने के लिए इस वक्त 2 इदारे हैं जिनके पास पाकिस्तान, एक अंदरूनी इदारा है और एक IMF है। और IMF के पीछे सीधा सीधा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। जब वो कहता है कर्जा दो, कर्जा हो जाता है, जब वो कर्जा रोकना चाहता है कर्जा रुक जाता है। लेकिन बाबा साहब, इसलिए जो 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उस पर पॉइंट ऑफ व्यू तो दिया। इलेक्शन से पहले PMLN ने कहा, क्लियरली बता दिया उनका मौकफ क्या था। इसाक डार साहब का स्टेटमेंट था जिसको पीपल्स पार्टी ने रेजिस्ट किया। आप लोगों का माजी में मौकफ शायद PMLN से मिलता जुलता ही रहा है जब हालात अच्छे थे। अब क्या तब्दील हो गया है? नहीं, कभी कोई ऐसी आईनी तरमीम हाउस के अंदर नहीं आई जिसके ऊपर हमने मौकफ दिया हो। जो जिस तरह स्टेटमेंट्स आती हैं, अफराद की स्टेटमेंट्स आती हैं, और उन स्टेटमेंट्स को वो हैसियत नहीं हासिल होती जो गवर्नमेंट बैठ के अपना डिसीजन को लेती है। इस तरह का कोई डिसीजन हमारे पास तो 4-5 लोगों की एक अक्सरियत की गवर्नमेंट थी, अरेंजमेंट था जिसमें से हम गवर्नमेंट चला रहे थे। तो इसलिए जब वो कोई तजवीज़ इस तरह के सामने आई तो उसके ऊपर तो मैं तबसरा करने के काबिल हो जाऊंगा। लेकिन एक चीज़ मैं अपनी तरफ से बहसियत लॉयर ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो थी वो हाउस के अंदर एक शिक के ऊपर भी बहस नहीं हुई, इसलिए कि तकरीबन 6 से 8 महीने के अंदर अंदर सारी सियासी जमातों और सियासी कुव्वतों को बिठा के हमने पहले कंसेंसस डेवलप किया। और ये कंसेंसस तो अब इनके अपने दरमियान कोई नहीं है। कराची का एक इनका पार्टनर है, उसके वजीर बैठे हैं, वो कहते हैं गवर्नमेंट है ही नहीं, और वो कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। तो ये जो चूं चूं का मुरब्बा है, इसको
आइन को हाथ नहीं लगाना चाहिए, किसी बड़े काम को इनको हाथ नहीं लगाना चाहिए, और जो कौमी इदारों की भी लूट सेल कर रहे हैं इसको भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। आपने देखा जो चौथी दफा वज़ीर आज़म बनने आया था वो जाके एक महकमे की, ऐसे महकमे की जिसने लाहौर के अंदर एक 350 बिलियन रुपए का जो प्रोजेक्ट है उसको 50 बिलियन में देने का फैसला, उसमें वो बैठा हुआ था। तो अब तो नैब के दरवाजे को ताला लग गया है, वहां जो बैठे हुए हैं वो सिर्फ संतरी रह गए हैं नैब में, और वरना वो तहकीकात करते, कहते तुम्हारी क्या हैसियत है, किस तरह से बैठे हो और पीछे कौन है, बताओ कौन खरीदना चाह रहा है। राइट। तो इसलिए इनके पास लेजिटिमेसी नहीं है, इसलिए जो फैसला करेंगे उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। डॉक्टर साहब, अब ये क्योंकि आपने जिक्र कर दिया आइन का, ये सवाल मैंने आपसे थोड़ा देर में पूछना था लेकिन पहले पूछ लेती हूँ। 2023 में आइन की 50वीं सालगिरह मनाई गई, ये वही साल है। इसी साल कई आइनी शिकों पर अमल ही नहीं हुआ। सो मेरे जैसे लेमैन के लिए तो कन्फ्यूजन है, कितने दिनों में इलेक्शन होने थे, इकट्ठे होने थे, नहीं होने थे, जनरल इलेक्शन कब होना था, सिविल हुकूमत जो थी या फिर जो आइनी जो इंटरिम गवर्नमेंट आई वो फ़ाल थी या गैर फ़ाल थी, उसकी आइनी हैसियत क्या थी। ये जो वर्ड है, ये जो सवालात हैं, इस पे ये कौन रोशनी डालेगा इन पर? हम गलत तासुर रखते रहे हैं, एक आम आदमी, इंटरप्रिटेशन कुछ और है या कोई नई इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए? देखिए, एक अगर पैटर्न आप देखें ना, जिस तरह का निज़ाम पाकिस्तान के अंदर 76 साल में, आई टोटली एग्री विद यू प्रिंसिपली, जो आपने कहा कौम भी यही सोचती है, आप जो सोचती है, मैं उसके ऊपर आपको 2-3 कमेंट अपने शॉर्ट दे दूंगा। लेकिन पहला सवाल ये है कि पूरे 76 साल से जो निज़ाम चलता रहा है वो ये है, ख़ास तौर पे 1952 के बाद, 53 के बाद जब लियाकत अली खान को रावलपिंडी में कत्ल किया गया दिन दिहाड़े और कोई कातिल अभी तक नहीं पकड़ा गया, तो उसके बाद जो सिस्टम आया वो ये था कि एक एंग्री पावरफुल मैन बैठा हुआ है मुल्क के अंदर। एंग्री पावरफुल मैन जिससे नाराज होता है उसकी गवर्नमेंट वो रुखसत कर देता है। रुखसत करने के बाद एंग्री पावरफुल मैन फिर दोबारा काम यही करता है कि कुछ इधर से कहीं की ईंट कहीं करोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा, एक अच्छा मिस्सा मेरे जहन में आ गया, वो करता था। और उसके बाद उसको 2-2.5 साल गुजरने के बाद फिर जब वो 2.5 साल 2 साल गुजरते हैं, 3 साल से भी पहले तो पता लगता है कि जी पिछला सारा गलत था, अब इस पे मट्टी पाओ और एक नया हम जो रेत का महल है उसको तामीर करते हैं। ये चलता रहा 2022 वाला, ये जो अभी इलेक्शन था 22 तक ये चलता रहा। लेकिन 22 में कौम को ये बात समझ आ गई, जो आपने बात की है, बड़ी जबरदस्त बात की आपने। 3 हिस्से हैं इसके। एक तो ये है कि क्या, आपके सवाल का लिटरल मानी ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर कोई फंडामेंटल राइट्स, कोई ह्यूमन राइट्स, कोई सिविक राइट्स, कुछ बेसिक राइट्स, फ्रीडम टू एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू मूव, फ्रीडम टू वॉक, फ्रीडम टू स्पीक, वो कोई है? वो तो आपने देख लिया, बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मैं पहला जुमला जो जब ये आइन की ये सूरत हाल पैदा की गई तो मैंने ये कहा था कि ये सरजमीन बेआइन है। अभी तक आप देख लें, कोई ऐसा बड़ा काम आप गिनवा चुके हैं, डोंट वांट टू बी गिल्टी ऑफ रेपिटेशन, कि जितने काम हुए लोग कहते हैं कि आइन में क्या लिखा हुआ है, ये हो क्या रहा है। इसका मतलब यह है कि मावराए आइन भी कोई निज़ाम है, इसका मतलब यह है मावराए आइन भी कुछ लोग हैं। इसका मतलब है कि ताकत के अंदर भी कोई ताकत है और रियासत के अंदर भी कोई रियासत है। दूसरा इसका जो पहलू है वो ये है, वो बहुत खतरनाक है, इससे भी खतरनाक, ये भी खतरनाक है लेकिन वो इससे भी खतरनाक है। वो ये है कि लोगों के अंदर से उम्मीद उठती जा रही है। मिसाल के तौर पे जब इनके 20 महीने पूरे हुए तो उन्होंने कहा जी हम ऐसा इलेक्शन कराएंगे जिसके जरिए से फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट बनेगी। फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट जो 8 फरवरी का इलेक्शन का वो था, उसको फिर 9 फरवरी की रात 1 बजे तब्दील करना शुरू कर दिया गया। अब जो इलेक्शन इस वक्त सामने है, आपके सामने जो इलेक्शन पहले हुए, आपने एक क्लिप भी चलाया और साथ ये कहा कि इलेक्शन कोई और होने जाए, वो सारे मावराए आइन इलेक्शन है। इसलिए कि इंतजाम और निज़ाम सारे का सारा और ये सारा मावराए आइन है। अच्छा, वो खतरनाक बात इसलिए है कि किसी जगह दुनिया में आपने मशरकी पाकिस्तान का तजर्बा देख लिया, आपने यूएसएसआर की पावर देख ली, आप दुनिया में जहां मर्जी चले जाएं, आपने जर्मनी के 2 टुकड़े करके दरमियान में आवाम की विल ऑफ द पीपल को कुचलते हुए दीवार खड़ी करके देख ली, कुछ भी नहीं इस तरह का चल सकता। इसलिए समझने की जरूरत यह है कि पाकिस्तान के जो नई नस्ल है, जिसमें हम लोग शामिल नहीं है, नई नस्लें हमारे पीछे 3 आ चुकी हैं। एक वो है जो 40s वाले हैं, एक 30s वाले हैं और एक 18 वाले हैं। अगले 3 साल में 18 वाले तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ वोटर और आ रहे हैं, उनको आप नौकरी दे नहीं सकते। इसलिए ये उम्मीद खत्म नहीं होनी चाहिए। रियासत हमारी है, ये पाकिस्तान हमारा भी है
और सिर्फ किसी एक का नहीं है, सिर्फ किसी एक माफिया का नहीं है, कि रूलिंग एलीट का नहीं है। ये उम्मीद खत्म कर रहे हैं लोगों की मिलके। और तीसरा जो है वो ये है कि आज आप आज एक पढ़िएगा, अंग्रेजी अखबार में बाहर भी है, यहाँ भी है, कि हेटी के साथ आपको खड़ा किया गया है कि आपके साथ क्या होने जा रहा है, या आपके हालात जो है वो कहां पहुंच चुके हैं। जिस तरह की आपकी डेथ ट्रैप में वो जो आपका डेथ ट्रैप है वो डेथ ट्रैप बन गया। तो इन हालात में कोई उम्मीद किसी तरीके से लोगों को ये नहीं है कि ये ना मुल्क संभाल सकते हैं, ना निजाम संभाल सकते हैं, ना इकोनॉमी संभाल सकते हैं। आखिरी बात वो ये है कि हमेशा जब भी इस तरह का निजाम आता है, जिस तरह से 76 साल से और 53 के बाद से खास तौर से चलाया जाता रहा है, तो एक सैयोनी मेरा माई आ जाता है जिसके पास पासपोर्ट ही नहीं होता, उसके पास नेशनलिटी कोई नहीं होती। पता लगता है वो किसी गांव का चीचू की मलिया में वो भाई फेरू का रहने वाला था, और फिर वो बाहर चला गया, बाहर किसी उसने नौकरी की अच्छी और वापस आ गया, फिर वो हमारा निजात दहिंदा बन के। अभी जो कुछ लोग आए हैं वो सारे के सारे इसी तरह के लोग हैं जिनको लाया गया, कहते हैं ये टेक्नोक्रेट बैठा हुआ है। तो पार्लियामेंट कहा है अगर टेक्नोक्रेट ने हुकूमत उठानी है, और अगर टेक्नोक्रेट के किराए पे उनको देने की बजाय फिर तो जिस तरह से आपने दिया हुआ है किराए के ऊपर पूरा मुल्क आप भेज देंगे, तो ये नो प्लान, नो एक्शन, एब्सोल्युटली नो स्ट्रेटेजी, और लोगों के लिए कोई हमदर्दी नहीं। ये 4 अनासर हैं जिनसे इस वक्त जो निजाम बनाया गया वो चल रहा है। राइट, वेरी डिटेल्ड आंसर। जजेस के खत का मामला कहाँ हो जाएगा? फुल कोर्ट लग रहा है बना देंगे चीफ जस्टिस, लेकिन उसके बाद भी कमीशन बनाना पड़ेगा, ये कुछ लोगों की राय है। आपको क्या लग रहा है? नहीं, कोई जरूरत नहीं है इसकी। अगरचे एक वो ख्वाजा शरीफ का कत्ल केस वो मरूम हो गया, मैं तबसरा नहीं करना चाहता, उसके हवाले से जो कमीशन बनना था मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने वो हेड किया था, और बड़ी उन्होंने उसमें जबरदस्त फैक्चुअल ऑनेस्ट अपनी ओपिनियन दी थी। वो मसला ये था कि उस वक्त का एक सदर और एक सूबे का गवर्नर और एक लॉ मिनिस्टर मिलकर एक चीफ जस्टिस को मारने की साजिश कर रहे हैं। एक वो था। दूसरा ये है कि कोई बाहर से कमीशन बनाने की जरूरत ही कोई नहीं है। मैं सबसे बड़ी आपको मिसाल देता हूं, 2013 के अंदर जब धरना इतना लंबा हो गया तो धरने को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा हम बैठे हुए हैं, आप हमारे पास हैं। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गई इमरान खान के साथ मिलकर उस केस के लिए मैंने काम किया, मैं पीटीआई में नहीं था, इसके बावजूद बतौर वकील, तो उसका नतीजा ये निकला कि नासरुल मुल्क साहब के नीचे बैठ के 3 जजेस जो थे उन्होंने ये फैसला दिया कि जो फॉर्म 45 भी आज का कह लें कि इसमें ये खराबी हुई है और फॉर्म 47 में ये धांधली हुई है, ये उन्होंने फैसला दिया। फिर उन्होंने डिटेल्ड डायरेक्शंस दी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, विधि रियासत पाकिस्तान को, जिसके ऊपर अमल नहीं किया गया। इसलिए ये जो खत लिखा है 6 जजेस का तो अब सवाल नहीं रहा मेरे ख्याल में। अब 6 से बढ़ के जजेस तकरीबन 22-23 हो गए। 10 सुप्रीम कोर्ट के, वहां से एक खातून जज भी है। 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, वहां से एक खातून जज भी है, और 7 जजेस लाहौर हाई कोर्ट के हैं, इफ आई एम नॉट फॉरगेटिंग द नंबर, वहां भी एक खातून जज उसके अंदर मौजूद है। आप क्या समझते हैं कि कोई ऐसे ही बैठा हुआ था, उसको ख्याल आ गया कि मैंने आज जजों के नाम पे एक मैजरनामा भेजना। दिस इज योर इंफॉर्मेशन जी, दिस इज योर इंफॉर्मेशन और असेसमेंट, ये तमाम नंबर्स, ये नंबर्स तो आए ना, पब्लिक हो गए मेरे ख्याल में कि कितने लोगों को गया है। तो ये 10 अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं जी 10 अगर सुप्रीम कोर्ट के 6, इस्लामाबाद के 16 ये हो गए, और 6 या 7 अगर वो हो गए तो ये 22-23 लोग बनते हैं जो पंजाब हाई कोर्ट से, लाहौर हाई कोर्ट से जो आए हैं। तो कोई ये इंडिविजुअल एक्ट अगर कोई कहे इसको नहीं माना जा सकता, ये एक बाकायदा कंपेन है, सोची समझी साजिश हो सकती है, इसलिए इसको प्रोब करना जरूरी है। आई एम नॉट एन इन्वेस्टिगेटर, इसलिए मैं इससे आगे नहीं जाता। और उसको प्रोब करने के लिए जो रास्ता चुना है इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जजेस ने, वो बिल्कुल ठीक रास्ता उन्होंने चुना हुआ है। अभी देखें, एक जज के खिलाफ फैसला है, वो रिटायर हो गए, इसके बाद फैसला आ गया जी आपने उस वक्त गलत किया था। एक जज के हक में फैसला आया, वो उनको निकाल दिया गया, उन्होंने कहा जी उस वक्त आप गलत उन्होंने किया था। तो इन्होंने खुद कुछ करने की बजाय बेसिकली गाइडेंस और रिलीफ सीख किया है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात नहीं है कि जिनको हम समझते हैं कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को, और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की ये किताब है सबद, इसको वो हमारे लिए इन्फोर्स करेंगे। वो खुद साहिल खड़े हो गए जाके। अब उनको ये कहना किसी कमीशन के पास में बैठे हैं जिसका मैं डिप्टी कमिश्नर या सेक्रेटरी को बैठा होगा, रिटायर्ड जज को बैठा होगा,
या रिटायर्ड को सिविलियन ब्यूरोक्रेट बैठा देंगे, रिटायर्ड आदमी कोई भी हो, मैं हूं आप है, तो उसके पास 6 जज जाते हुए कोई इसकी कोई तुक है या इसकी कोई मिसाल इससे पहले दुनिया में मिलती है? तो सो द बेस्ट ऑप्शन इज सुप्रीम कोर्ट बैठे, बेस्ट ऑप्शन इज ओपन हियरिंग हो जो लाइव जाए, बेस्ट ऑप्शन इज कि उस हियरिंग के अंदर कोई एडजर्नमेंट कोई ना हो और 2-4 दिन में चला के इस केस को इसके जो असली जगह है वहां पे पहुंचाया जाए और इसका नतीजा निकाला जाए। Right, we'll take a break. We will be right back. And welcome back. बाबर रहमान साहब, जो आपस में इख्तलाफात हो रहे हैं पीटीआई की, क्या वजह है आपकी नज़र में? और आप थोड़े सा ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं लग रहे मुझे पीटीआई के इंटरनल मामलात में। आप ठीक कह रही हैं, मैं इन्वॉल्व कभी भी कंट्रोवर्सीज में तो होता ही नहीं, आपको पता है, अगर कोई छोटी होता भी बड़ी होता भी नहीं होता। लेकिन यह है कि मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इख्तलाफात इनको कहा जा सकता है। इख्तलाफात 2 चीज़ों से हो सकते हैं। एक इख्तलाफ ये हो सकता है कि पार्टी लीडर के साथ कोई इख्तलाफ करे, दूसरा यह है कि पार्टी की मैनिफेस्टेशन वाला सही मानों में जो बुनियादी उसके उसूल हैं उससे किसी को इख्तलाफ हो। बाकी ओपिनियंस हैं। ओपिनियंस मैं आपको बताता हूं कि इस वक्त जो गवर्नमेंट है, ये सल्यूट मार हुकूमत है शहबाज शरीफ की, सल्यूट मार हुकूमत के जितने बड़े नाम हैं वो सारे जो ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द कैमरा बात करते हैं और कुछ बड़े नाम है वो बैठ के बात कर रहे हैं, सारे वो कह रहे हैं, खुल के कह रहे हैं, वो धांधली का भी कह रहे हैं, वो कहते हैं कुछ भी नहीं कर सकेंगे, वो कह रहे हैं बदनामी भी हो रही है, वो कह रहे हैं गवर्नमेंट से निकल के घर भाग के चलो। इसलिए आई डोंट टेक इट दैट वे। लेकिन 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो ये है कि ये माहौल कोई पैदा कर रहा है बाहर बैठा हुआ कि लोगों की तवज्जो, अगर कोई छींक भी मारे तो उधर दिलवाओ कि ये पीटीआई के अंदर से किसी ने छींक मार दी है। छोटी सी कोई बात हो उसको एम्पलीफाई करके हाईलाइट करो ताकि 2 चीजों से तवज्जो हटे। एक जो जजेस वाला इश्यूज है और दूसरा जो पाकिस्तान में इस वक्त 300 से ज्यादा कैदी अभी भी पड़े हुए हैं सिविलियंस, और इमरान खान को नाजायज सजा हुई मुकदमों में। अब तो वो सजा दिलवाने वाले, प्रोसिक्यूट करने वाले, वो सारे भी बोल रहे हैं कि ये गलत हुआ है सारा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है वैसे जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, आपने जिक्र किया स्टेटमेंट का, इफ यू अलाउ मी, उसकी वजह से और बहुत सारी दीगर मामलात पे अब स्पेकुलेशन है कि शायद आप लोगों की बातचीत हो रही है। बातचीत नहीं, अगर शाम का कोई दरवाजा खुला है किसी का, वो वापस आ जाए, भुला हुआ था सुबह से, तो वो अपनी ओपिनियन को अगर चेंज करता है या इंप्रूव करता है या वो जिसको कहते हैं यू टर्न करता है, अकल के लिए यू टर्न, उसकी मैं बात कर रहा हूं। जो असल इशू है वो ये है कि ये आपको भी नहीं लगता, मुझे नहीं लगता, सारी दुनिया को नजर नहीं आ रहा कि एक सजा, दूसरी सजा, तीसरी सजा, ना कोई फेयर ट्रायल है, ना कोई किसी जगह पे कोई डिफेंस का मौका दिया जा रहा है। जजेस पता लगता है कि कैंगरू कोर्ट्स हैं या मजबूरे बैज हैं। ये तो इस पे तो आप गुफ्तगू करने से बात, इस पे मेरे ख्याल में कंसेंसस है पब्लिक ओपिनियन का कि ये सारी ज्यादती हुई थी। असल इशू उसमें से डिडक्ट करके उस पे जो बात करनी चाहिए वो ऑब्जेक्टिव इशू है फरीहा। वो इशू ये है, वो जो इशू है असल उसके 2 हिस्से हैं। एक ये है कि ये सारा निजाम क्या जुगतबाजी का निजाम है, ये दुश्मनाम का इल्जाम का, इत्तहाम का, तोहमत का इल्जाम है, या इसका मतलब कोई गवर्नेंस है। एक 2016 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की फुल कोर्ट बैठी थी, उन्होंने एक फैसला किया था, उन्होंने कहा कि ये पब्लिक पे एहसान नहीं है कि उनको अच्छी गवर्नेंस दे, बल्कि उनका फंडामेंटल राइट है। आज आप गवर्नेंस देख लीजिए, पंजाब में एक टिकटॉक स्टार है, उसकी गवर्नमेंट है, मरकज में एक सलूट मार है, उसकी हुकूमत है। मरकज वाला एक मिनिस्टर उठ के कहता है कि मुझे वो फलां मुलाजमीन वापस करो, जो उसकी मिनिस्ट्री का राइट बनता है। आपको पता ही है कि चलती रही है हमेशा कि जी फलाने सूबे में अब चीफ सेक्रेटरी जो है वो अली अमीन गंडापुर को भी नहीं दिया गया, जो कहते हैं कि मेरे साथ ये टीम के तौर पर चल सकता है। वो जो एक सूबा उठ के कहता है मैं वफाक के मुलाजमीन वापस नहीं करता। ये मुल्क है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये गवर्नेंस है। बिकॉज एक क्वेश्चन है, बिकॉज आपने कहा टिकटॉक स्टार है, आई थिंक यू रेफरिंग टू चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज। टिकटॉक पे तो आप लोग खुद इतना ज़्यादा प्राइड लेते थे कि हम टिकटॉक पे रूल कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया पे रूल कर रहे हैं, सो उसके ऊपर तो नहीं बनती स्नब। देखें उस पे जो हम है ना, हमारे हम जो हैं वो तकरीबन को 12 करोड़ बचे हैं। जो उनके हम है ना वो 2 सहेलियां हैं और एक वो टिकटॉक वाले जिसके साथ 7 कैमरे और 3 हेलीकॉप्टर। हम तो अपने खर्चे पे करते हैं, आप भी करती होगी, बहुत अच्छी बात है। वो अपने खर्चे पे तो कभी नहीं किया उन्होंने।
ये गवर्नेंस ये नहीं है कि जिस मुल्क के आबादी का तकरीबन 60% हिस्सा रहता है जिस सूबे के अंदर, उस सूबे के अंदर आप एक ना आपके पास कोई पॉलिसी है, ना आपके पास कोई रोड मैप है, ना आपके पास कोई गवर्नेंस है, ना आपके पास कोई टूल्स हैं, और आप बैठे हुए हैं ये कहने के लिए कि हम ठीक कर देंगे। कुछ मुल्कों को जमीन दी जा रही है लीज पे, मैं लीज की मुखालफत नहीं करने लगा, वो वहां लगाएंगे क्या ये पता लगाना बहुत जरूरी है। ये बताएं। कुछ फसलें ऐसी हैं जिन पे सारी दुनिया में पाबंदी है, इसलिए कि वो वाटर कंटेमिनेट भी करती हैं, एवेपोरेट भी करती हैं हवा में। मैं जमींदार आदमी हूं, तो ये हो क्या रहा है? आप तो बड़े नारे मारते थे हम चलाएंगे, आप नारे मारते थे। मैं टिकटॉक स्टार से ही पूछता हूं, आपने नारे मारे बिजली मुफ्त देंगे, दो ना। आपने नारे मारे नवाज शरीफ वाली कीमतें वापस लाएंगे, लाओ ना। आपने नारे मारे थे जब हमने मर जाएंगे लेकिन फलानी पार्टी के साथ और सिंध वालों के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाएंगे, अब पीछे हटो ना। आपने तो वादा किया हुआ था घसीटने का, आपने वादा किया हुआ था पेट फाड़ने का, आपने वादा किया हुआ था टांगे, उसको छोड़ देते हैं 1 मिनट के लिए। पाकिस्तान क्या, मैं ऑब्जेक्टिव बात आपसे कह रहा था बाबा भान साहब, आपके ओपिनियन की बहुत रिस्पेक्ट है, बट मजाक हो रहा है। मोस्ट हम्बली फुल कैंपेन करते थे पीटीआई चेयरमैन भी जब वो थे प्राइम मिनिस्टर, या जब वो नहीं थे प्राइम मिनिस्टर, रोज खिताब करते रहे हैं वो आवाम के साथ। सोशल मीडिया तो आप लोग खुद कहते हैं आपकी स्ट्रेंथ है, अब अगर कोई और उस स्ट्रेंथ को यूज करे, यू कैन क्रिटिसाइज द पॉलिसी, बट द फैक्ट दैट दे आर प्रमोटिंग देमसेल्व्स लाइक मैं मैक्रो इश्यूज पे बात कर रहा हूं, आप माइक्रो पे जाने का आपको राइट है, जो मर्जी आप कहें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई कैन आंसर एनी क्वेश्चन। आई जस्ट थिंक इट वाज अ बिट सरप्राइजिंग कि आप उनको टिकटॉक स्टार कहें। मैक्रो इशू ये है, मैक्रो लेडी अगर आपको रहम आना चाहिए तो बुशरा बीबी पे रहम करना चाहिए, आपको सनम जावेद पे रहम करना चाहिए, फिर आपको आलिया पे रहम करना चाहिए, यास्मीन राशिद पे आपको रहम करना चाहिए, उन माओं पे रहम करना चाहिए, उन बच्चियों पे रहम करना चाहिए। मैं भी मिल के आऊं, मैं और उमर अयूब साहब वहां गए थे केस के लिए एटीसी में, उन पे रहम करना चाहिए। ये हुक्मरान है, ये कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं हो रही। अच्छा चलिए, और तरफ आप ले गई हैं, वो भी आप खातून है, आपको राइट पहुंचता है, मैं उसमें मैं एंगेज नहीं करता। ठीक है, जब आप हुक्मरानी का दावा करते हैं और अच्छी हुक्मरानी का दावा करते हैं तो लोग आपसे रिजल्ट मांगते हैं। आप क्या मुतमईन है महंगाई खत्म हो गई है, आपके लिए अच्छी गवर्नेंस आ गई है, यूं कर लेते हैं। आपके लिए पाकिस्तान में अमन ओ अमान आ गया, आपके लिए दहशतगर्दी खत्म हो, ये सारी बातें मैंने थोड़ी की हैं, उन्होंने की हैं। अच्छा, फिर आप कहती हैं इमरान और हम, आप इमरान सारी दुनिया की जो बुराइयां हुई हैं वो 3.5 साल में वो आप जमा कर ले, वो उतने अरसा ही उसका इक़्तिदार का बनता है ना। उसके पहले वाला वो इमरान था, उसके बाद वाला इमरान है, उसके दरमियान वाला इमरान था, ये अब इमरान है। वो इलेक्शन जीतता है तो तब भी उसको इक़्तिदार नहीं मिलता। सो अभी फ्यूचर क्या है? ये जो कहा जा रहा है कि कुछ अरसे में बाहर आ जाएंगे इमरान खान साहब, इज दिस पॉसिबल? देखिए, 2 चीजें हैं। इमरान खान को तो अभी बाहर आना चाहिए, आज शाम अफ्तारी से पहले बाहर आ जाना चाहिए, इसलिए कि केस क्या है उसके खिलाफ? केस तो कोई नहीं है, और जो केस थे उनके लिए खास लोग बिठाए गए। 2 साल 2.5 साल प्रोसिक्यूटर चीख रहे होते हैं कि बहुत बड़ा हमने केस पकड़ लिया, इतनी बड़ी फाइलें लेके वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे होते हैं। 2-2.5 साल बाद प्रोसिक्यूटर, महकमा वही है, वो खड़े होते हैं, कहते हैं कसम से बड़ा झूठा केस है, कसम से दलील ही नहीं है, कसम से वजह ही नहीं थी, कसम से बड़ी ज्यादती हुई है। मैं फिर निजाम पे चला गया, मैक्रो लेवल पे। क्या निजाम है जिसको हम डेमोक्रेसी कहें? क्या रूल है जिसको हम रूल ऑफ लॉ कहें? क्या सिस्टम है जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी हम कहें? किस जगह पब्लिक की ओपिनियन है? किस जगह पे पार्लियामेंट की कोई हैसियत या कोई उसकी कोई इज्जत है? किस जगह पे फैसले साजी हो रही है? और ये सारा अगर नहीं हो रहा तो फिर ये कितने दिन और चल सकता है? ये ज्यादा लंबा नहीं चल सकता, ना ही इससे पहले दुनिया में कभी चला है। इसका आसान नुस्खा ये है कि जो फौरी तौर पे फॉर्म 45 उसके मुताबिक नताइज मुरतब करके कौम को राइट टू रूल दिया जाए, इसलिए कि फॉर्म 45 हमने नहीं बनाए। मैं 2 चीजें आपको और बताने लगा हूं। उनमें से एक चीज ये है
कि जो फॉर्म 45 जो ही बना, मैं इसमें से कुछ लोगों के डिफेंसेस हैं, काफ़ी सारी मैंने इलेक्शन पिटीशंस भी मुख्तलिफ सूबों से और मुख्तलिफ डिवीजन से मेरे पास आई हैं, मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में जिनमें मैं वकील हुआ हूं अभी। तो एक CMS सिस्टम है। CMS सिस्टम जो है उसका मेन सर्वर इलेक्शन कमीशन के पास है। उस मेन सर्वर पे जब रिजल्ट होता था तो फिर उसको कंफर्म करने के लिए नंबर्स के एतबार से सिर्फ तो वहां से भेजा जाता था नादरा में। अब मैं इस बहस में नहीं पढ़ता कि इलेक्शन कमीशन में कौन बैठा हुआ, नादरा में कौन बैठा हुआ है, लेकिन नादरा सर्वर पे कोई चीज चेंज नहीं कर सकता। जिस जगह पे डिस्प्ले होता है ना, नादरा सिर्फ डिस्प्ले की हद तक वो रिजल्ट भेजता है। इसीलिए आपने देखा कि जो फॉर्म 45 वाले जितने रिजल्ट्स थे वो जब सामने आए लोगों ने चीखें मारना शुरू कर दी और बहुत सारे रिजल्ट इलेक्शन कमीशन को अपनी वेबसाइट से गायब करना पड़ गए। उसका वजह क्या है? दो चीजें, अगर मैं जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स होंगे उनसे भी मैं दरखास्त करूंगा, दो चीजें कर दी जाएं। एक, फोरेंसिक ऑडिट फॉर्म 45 का किया जाए, और दूसरा जो CMS सिस्टम है, CMS सिस्टम के लिए बाकायदा एक दफा डाली गई जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसके अंदर, और उसके जरिए से ये बताया गया इतने बजे ये होगा, इतने बजे ये होगा, शाम तक ये होगा, रात तक ये होगा, अगली सुबह तक ये मुकम्मल हो जाएगा सारा। वो 2 महीने हो गए, कुछ मुकम्मल नहीं हो सका, इसलिए कि वो सारा मैनिपुलेशन की गई, उस सारे में वो बहुत सारी पैडिंग की गई, उस सारे में कटिंग की गई। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान दुरुस्त रास्ते पे चले तो उसका एक ही रास्ता है, जो इलेक्शन जीते हैं उनको आप हुकूमत बनाने दें। ये जो जैली और फर्जी, अब मैं टिक टॉक स्टार उनको नहीं कहता, मैं उनको टिकटॉक सुपरस्टार कह देता हूं, आप नाराज ना हो जाएं फिर कि वो खातून है, वो अपनी सीट आई हुई है, उसका अब्बा हारा हुआ है, उसका अब्बा हारा हुआ है, उसका चाचा हारा हुआ है, उसका पूरा खानदान हारा हुआ है, वो पूरा पंजाब हारे हुए हैं, वो पूरा पाकिस्तान हारे हुए हैं। तो उनको हारा हुआ भी ना कहा जाए, उनकी शान में गुस्ताखी हो जाएगी कि वो हारे हुए हैं। और वो बैठे हुए इस तरह से हैं जिस तरह से कोई मातम कदाए दहर है और हम हैं दोस्तों, ना इस दफा मिठाई बांट सके, ना जुलूस निकाल सके, ना मुबारकबाद दी, ना मुबारकबाद ली। सबको पता है बैठे हुए जो चोरी की मैंडेट के ऊपर बैठे हुए हैं। Right. Babar Awan साहब, thank you so much for giving us time, a detailed conversation with Dr. Babar Awan. हम एक break लेंगे, we will be right back. And welcome back. 8 फरवरी के इलेक्शन को 2 माह हो चुके हैं। इस इलेक्शन के बाद मुस्लिम लीग नून इस वक्त वफाक और पंजाब में हुकूमत कर रही है, लेकिन धांधली के इल्जामात झूम के तू हैं। नून लीग एक जानिब इक़्तिदार में भी है तो दूसरी जानिब पार्टी के अंदर ही से सीनियर रहनुमाओं के बयानात अपोजिशन पार्टी होने की अक्कासी कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि जो अपोजिशन है वो PMLN के अंदर से ही आ रही है। कुछ लोग जो इलेक्शन हारे हैं वो भी धांधली के हवाले से बात कर रहे हैं। कुछ और मामलात हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि हमारे पास कोई इख्तियार ही नहीं है, और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या वजह है कि इक़्तिदार में होने के बावजूद पार्टी की सीनियर लीडरशिप अलग अलग नज़र आ रही है। जाने पहचाने चेहरे साइड लाइन है। कुछ स्टेटमेंट्स जो कि बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं जावेद लतीफ़ साहब की और राना सनाउल्लाह की, वो ज़रा देखिए, और धांधली पर भी PMLN खुद ही क्या कह रही है वो भी देखिए। डॉक्टर आसिफ रबानी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपकी ट्वीट भी मेरे सामने, इक़्तिदार के समझौता एक्सप्रेस कहीं पटरी से ही ना उतर जाए, अगर इसे अवामी एक्सप्रेस ना बनाया गया तो। ये अभी शुरू हुआ है इक़्तिदार, या उसका सफ़र शुरू हुआ है, क्या आपको व्हाट आर योर फियर्स? और ये जो एक हम पूरा ग्रुप देख रहे हैं PMLN का जो कि इस अनरेस्ट की निशानदेही कर रहा है, वो क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फरिया बीबी। देखिए, ये इलेक्शंस तो जो हैं ये तो मुतनाज़ा हो चुके हैं। अब कोई इसको माने ना माने, कुछ लोग इसका बरमला इजहार कर रहे हैं, कुछ लोग इसको दबे लफ्ज़ों में बात कर रहे हैं, लेकिन अवाम में इन इलेक्शंस के रिजल्ट्स की वो एक्सेप्टेंस नहीं है जो कि होनी चाहिए थी। चूँकि नॉर्मली इलेक्शंस तो क्लैरिटी लाते हैं, स्टेबिलिटी लाते हैं, लेकिन यहाँ ये ऐसे इलेक्शन हुए हैं जिनसे कि ना क्लैरिटी आई है और इंस्टेबिलिटी भी जौन सी है उसकी तरफ हम जाते नज़र आ रहे हैं। जैसा कि कुछ जमातों ने कहा जी वो तहरीक भी चलाएंगे ईद के बाद। अब मैं ये समझता हूँ कि ये जब आप
पावर पॉलिटिक्स है ना जौन सी, ये बड़ी इसने नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को। और ये इलेक्शनों के नतीजे में जो हुकूमत आई है, मैं समझता हूँ ये भी पावर पॉलिटिक्स का ही एक शाखसाना है। और इसी मैंने उसको अंदाज में बात की कि लोगों के जो रियल इश्यूज हैं, देखिए गवर्नमेंट अभी तक मैं जो देख रहा हूँ, ये जैसे वो जहाज होता है या गाड़ी होती है, ट्रेन की जैसे समझौता एक्सप्रेस की मैंने मिसाल दी कि चल नहीं रही है कि एक अरेंजमेंट के तहत तो हो गया है, लेकिन मुझे ये ऐसी हुकूमत है, मुझे टेक ऑफ करती नजर नहीं आ रही। मुझे ये ऐसी एक्सप्रेस है कि इसमें मुझे अवामी रंग नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अवाम जौन से हैं, उनके जो इश्यूज हैं, उनके जो मसाइल हैं, उसके बारे में तो कोई पहला कदम भी अभी जो उठाना चाहिए, जो लोगों के रियल बर्निंग इश्यूज हैं, उसकी तरफ मुझे नहीं लग रहा। अभी तो आपस में यही नहीं तय हो पा रहा कि हु इज हु, कौन किस तरह कहां से आया है, कौन किसका हुक्म चल रहा है। जो ये बातें आपने अभी सुनाई मुझे, तो मैं तो इसको देखता हूं कि ये बड़ा ही एक अनफॉर्चुनेट किस्म के एक सूरत हाल है। और ये इस शोर में और जो हैं लोगों के लिए इश्यूज जो उनसे वो एड्रेस होने चाहिए, जो मुझे अभी एड्रेस होते हुए नजर नहीं आ रहे। उस तरफ कोई मुझे फर्स्ट स्टेप भी नहीं नजर आ रहा। जो कोई एक ग्रुप है, मियां जावेद लतीफ़ हैं उसमें, और समझा जाता है कि वो नवाज शरीफ साहब के क्लोज हैं और कुछ लोग हैं, वो ये तासुर दे रहे हैं कि ज़बरदस्ती हमें हुकूमत दी गई है। इज दैट पॉसिबल कि कोई ज़बरदस्ती हुकूमत दे दे PMLN को? देखिए बात ये है कि मैं इन लोगों की बातों पे कमेंट नहीं करता होता, स्पेसिफिक बातों पे, लेकिन ये है कि इतना मैं ज़रूर कहूँगा, मैं तो ऑन रिकॉर्ड हूँ बड़े अरसे से, जब से इलेक्शन हुए, कि ये एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ है, एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, एक मैरिज ऑफ कॉम्प्रोमाइज इसको कह लीजिए। उस हद तक तो ये ठीक है, लेकिन चलें, अब जो भी हो गया, अब मसला ये है कि हमें इस तरफ अभी कोई, मुझे जो फोकस है गवर्नमेंट का, वो मुझे पब्लिक इश्यूज पर नजर नहीं आ रहा। अभी तो ये बंदर बांट है कि जी कौन ज्यादा, हु इज मोर पावरफुल, कौन वजीर, असल में कौन वजीर आजम है। देखे ना, इस किस्म की बातें हो रही हैं, तो इससे कोई हुकूमत के मजबूती का तासुर नहीं उभरता। हुकूमत से पहले भी डॉक्टर साहब, इफ यू अलाउ मी, नवाज शरीफ साहब आइकॉन है ना, PMLN का फेस है, उससे बड़ा तो कोई फेस नहीं है PMLN का। द मोमेंट नवाज शरीफ वोट डाल रहे हैं ओन चौधरी को इन द जनरल इलेक्शन, फिर वो सेनेट इलेक्शन में वोट डाल रहे हैं राना महमूद हसन को, और कह रहे हैं कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, मैं मजबूरी में डाल रहा हूँ। सो ये तो मजबूरी की तस्वीर नजर आ रही है PMLN। देखिए, ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। मुझे अफसोस हुआ, मियां साहब को वैसे वो राना महमूद हसन साहब को ये बात कहनी नहीं चाहिए थी। जब वो वोट डाल रहे हैं तो फिर उसके बाद गिला करने की कोई मेरा नहीं ख्याल कोई गुंजाइश थी। देखिए ना, अगर उन्होंने, मियां साहब मेरे कायद हैं, लेकिन अगर उन्होंने भारी दिल से वोट डाला है, तो भारी दिल से तो फिर वोट बाजवा साहब को भी डाला गया था। तो उस वक्त भी दिल उनका बोझल था, भारी था, वो नहीं डालना चाहते थे, लेकिन उनसे डलवा दिया गया। तो अब जो सेनेट इलेक्शन में उन्होंने वोट डाला है, इस पर जो उन्होंने कहा कि मैं भारी दिल और बोझल दिल के साथ वोट डाल रहा हूं, तो जिस तरह मैं तो उनका एक कारकुन हूं, मैंने तो ओन चौधरी का वोट नहीं डाला था, मेरा तो हल्के में वोट था, तो मैं नहीं डाला वोट, मैंने नहीं मुनासिब समझा। तो अगर मियां साहब नहीं वोट डालना चाहते थे, तो अगर उनका दिल वाकई बोझल था, तो फिर उन्हें एब्सटेन कर लेते। वो अगर डाला था वोट, फिर उनको मेरा नहीं ख्याल कि उनके स्टैचर जैसे बंदे को ये बात या गिला करना बनता था। ये मेरी जाती राय है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट राय है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट राय है, और मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि उस वक्त आप थोड़े लाइक यू वर इन बेटर पोजीशन इन PMLN। जिस वक्त बाजवा साहब को वोट डाला था, जनरल बाजवा को, या उनकी एक्सटेंशन की आप बात कर रहे हैं, आपने क्वेश्चन किया था मियां साहब से कि व्हाट्स हैपनिंग? नहीं, मैं एक्चुअली जब ये वोट उनको बाजवा साहब को डालने का फैसला हुआ था, तो मैं उससे कोई 1 माह कबल मियां साहब को लंदन मिल के आया था। तो उस वक्त उस वक्त ये सब्जेक्ट चल रहा था, उस वक्त वो मिलते नहीं थे लोगों थे। अभी उनको 2019 में नवंबर में गए, तो मैं 2019 दिसंबर में गया, तो उस वक्त ये इशू नया सर उठा रहा था। तो मैंने उन्हें जो बातों में अख्स किया मैंने, कि उस वक्त 2019 दिसंबर में
मियाँ साहब जो थे, मेरा नहीं ख्याल वो उस आमादा थे उस वोट डालने में, लेकिन फिर यहाँ से कुछ लोग गए, उन्होंने मियाँ साहब को आमादा किया, और फिर तब भी मेरे कानों में यही आवाज गूंजी कि जी नवाज शरीफ साहब ने ये फैसला जो है बड़े बोझल दिल से किया है। तो अब पहले भी बोझल दिल से बाजवा को वोट डाल दिया और उसके नताइज हमने भुगते बाजवा साहब को वोट डालने के। वो सही फैसला किया या गलत, में इस बहस में नहीं जाता, लेकिन उसका नुकसान हुआ कि आपके हाथ से आपका नैरेटिव जाता रहा। तो अब भी मियाँ साहब कह रहे हैं कि मैं बोझल दिल से डाल रहा हूं, तो जो लीडर होता है वो तो लीड करता है, उसको तो लीड फ्रॉम द फ्रंट करना होता है, तो लीडर को मजबूरी या बेबसी जाहिर नहीं करनी चाहिए। ये मुझे बात कुछ मुझे मुनासिब नहीं लगी कि मियाँ साहब को अगर डाल दिया था वोट तो फिर शिकवा ना करें, क्योंकि मियाँ साहब बहुत बड़े कद के लीडर हैं। और बहरहाल, लेकिन अब क्या किया जाए। ये भी है कि अभी शिकवे शुरू होंगे, ये बाय डिजाइन बात कर रहे हैं कुछ लोग, और अभी एक बयानिया बनेगा जिसमें अपनी मजबूरियों का जिक्र होगा। इज दैट अ पॉसिबिलिटी? देखिए, इस वक्त जो पब्लिक पल्स है वो तो सच्ची बात है, वो बाय एंड लार्ज मैं बात कर रहा हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक पल्स जो है वो हमारे हक में नहीं है। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे। और एक मैं आपको बात बता दूं, ये बड़ी एक वीक गवर्नमेंट है जो बैसाखियों पे खड़ी है, और वो बैसाखियां आपको भी पता है क्या हैं। और मैं तो आज ये किसी को कह रहा था, अपने किसी दोस्त से बात करते हुए, मैंने कहा यार, जैसे वो गाड़ी के अंदर नहीं होती है एक एक्स्ट्रा व्हील जिसको कहते हैं, स्टेपनी बोलते हैं, जो भी कह लें, तो वो तो ऑलरेडी इस गवर्नमेंट में उन्होंने अपनी, जिन्होंने स्टेपनीज या एक्स्ट्रा व्हील्स रखने थे वो रख लिए हैं। उन्होंने अगर कोई अगला सेटअप उनके जहन में है तो उसके लिए उन्होंने अपने बंदे अंदर ऑलरेडी भर्ती कर लिए हैं। तो इन हालात में मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। बट लाइटर नोट क्या है डॉक्टर किमानी, एक्स्ट्रा व्हील किसको कह रहे हैं आप? वो एक्स्ट्रा व्हील है या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को कह रहे हैं? नहीं, मैं शहबाज शरीफ साहब को कतई नहीं कह रहा। मैंने पार्टी में से थोड़ी निकलना है ऐसी बात करके। मैं तो कुछ उन लोगों के बारे में ये बात कर रहा हूँ जिनके बारे में अक्सर लोग कहते हैं ये किन के नुमाइंदे हैं। तो वो जिनके भी नुमाइंदे हैं, दे आर लाइक एक्स्ट्रा व्हील, कि अगर कल को ये गाड़ी पंक्चर हो जाती है तो वो व्हील लगा के तो गाड़ी को चला लेंगे। कहने का मतलब ये है कि चैलेंजेस बहुत हैं, और आई विश देम ऑल द बेस्ट कि ये जो चैलेंजेस हैं उनको ही ओवरकम करें। और तो ये तो उसी तासुर की आप बात कर रहे हैं जो पीएमएलएन की कुछ लोग ये तासुर दे रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब काफ़ी पावरफुल हैं, ही कुड बी ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू प्राइम मिनिस्टर। ये तासुर नारा सना साहब ने दिया, कुछ और लोगों ने दिया, लेट्स नॉट नेम देम, कुछ लोगों ने दिया। सो ये परसेप्शन है पार्टी के अंदर? नहीं, ये देखिए, ये परसेप्शन पाया तो जाता है, और मैं इसको ऐसे कहूंगा कि ये ऐसे ही है जैसे एक न्याम में दो तलवारें। अब देखते हैं कि ये तलवारें जो उनसे आपस में अच्छा उनका एक वर्किंग रिलेशनशिप अल्लाह करे कायम रहे, कि आपस में ही ना भिड़ जाए। तो दो तलवारें तो हैं न्याम में जी, ये तो साफ बात है, नजर आता है। आपको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब कभी भी कॉन्फ्रंटेशन करेंगे विद द सिस्टम और विद द एस्टैब्लिशमेंट? नहीं, शहबाज शरीफ साहब कन्फ्रंटेशन तो नहीं करेंगे, लेकिन देखिए, कन्फ्रंटेशन एक तो होता है कि एक बंदे में एक एप्टीट्यूड होता है, उसका एक पोटेंशियल होता है। शहबाज साहब में कन्फ्रंटेशन की तरफ नहीं वो जाते, लेकिन कई दफा हालात आपको ऐसी जगह ले जाते हैं कि आपको मजबूरन फिर खड़ा होना पड़ता है। मुझे लगता है कि कोई ऐसा कितना अर्सा आपको लग रही है गवर्नमेंट with the public perception, with the election result, ये जो एक न्याम में दो तलवारें, आपने बड़ी अच्छी एक दी है एनालॉजी, कितने अरसे तक लग रही है आपको इस तरह गवर्नमेंट? देखिए, मेरी तो ख्वाहिश है कि ये हुकूमत अपना वक्त पूरा करे और लोगों की खिदमत करे और लोगों की महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी दूर करने में अपना रोल प्ले करे। लेकिन अब देखिए ना, ईद के बाद सुनने में आ रहा है कि जो अपोजिशन की जमातें हैं वो एक तहरीक भी चलाने जा रही हैं। तो मतलब मुझे आगे कोई इस हुकूमत के लिए कोई स्मूथ सेलिंग नजर नहीं आती है, क्योंकि हुकूमत भी देखिए जो लोग हैं ना, माफ कीजिएगा मुझे, अब मैं भुगतता हूँ
लेकिन मैं बात कहने से बाज नहीं आता, उसकी मुझे छोटी छोटी सजाएं भी मिलती रहती हैं। लेकिन मैं अब देखिए ये मैं इसमें इनएक्सपीरियंस लोग बहुत हैं जी। इसमें वो लोग हैं जो कि जिनको मैं हमेशा कहता हूँ कई पॉलिटिकल टॉडलर्स हैं। देखें, एक लफ्ज होता है इल्म, एक होता है हिलम, तजुर्बा। तो इसमें तजुर्बा जो है वो मुझे उसका एलिमेंट काम जरा नजर आता है। ये ऐसी हुकूमत मुझे लगती है जिसके हाथ पैर थोड़े बंधे हुए हैं, पूरे नहीं बंधे हुए, थोड़े जरूर बंधे हुए हैं कि इनको फ्री हैंड नहीं मयसर। ऐसे लेट मी पुट इट लाइक दिस। राइट डॉक्टर किरमानी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम एंड फॉर अ वेरी फायरी इंटरव्यू। खुलकर बात की डॉक्टर आसिफ किरमानी ने। ईद करीब है, अब यकीनन आप लोग ईद की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे, लेकिन ईद के बाद पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होने लगी है, जो डॉक्टर किरमानी भी इसका जिक्र कर रहे थे। बहुत कुछ एक्सपेक्टेड है। वी विल कीप यू अपडेटेड। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।